हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन ट्रेडिशनल क्यूजिन। इंडियन ट्रेडिशनल क्यूजिन में आपका स्वागत है और आज हम बनाएंगे मेवा पाक जन्माष्टमी स्पेशल। जन्माष्टमी आ गई है और मेवा पाक ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। इसके लिए मैंने लिए हैं यहाँ पे खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीज को एक बार थोड़ा सा फटक लीजिए, यानी छान लीजिए उसको, सो दैट अगर उसमें कोई भी गंदगी है तो वो निकल जाएगी। और यहाँ मैंने पैन रखा हुआ है, उसको गैस ऑन कर दी है। पैन थोड़ा गर्म हो रहा है क्योंकि मैं इसको ड्राई रोस्ट करूँगी। जब ये खरबूजे के बीज ड्राई रोस्ट करेंगे तो इसमें चट 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 की आवाज़ आती है। इससे हमें पता चल जाता है कि ये रेडी हो रहे हैं। और जैसे जैसे खरबूजे के बीज रोस्ट होते जाएंगे वैसे वैसे आप गौर करेंगे कि अभी एकदम फ्लैट है, और जब ये रोस्ट होते हैं तो ये थोड़े से मोटे दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरह से करछली हिलाते हुए आप इनको रोस्ट करिए। आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करें। फ्लेम को बहुत तेज़ नहीं करेंगे वरना खरबूजे के बीज कलर बड़ी जल्दी चेंज करेंगे और ये जल जाएंगे। तो बेटर है कि आप इसको लो मीडियम फ्लेम पर धीमे धीमे इस तरह से हिलाते हुए रोस्ट कर लें। देखिए, ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ यहाँ पे कि इनमें चेंजेस आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही खरबूजे के बीज रोस्ट होने लगेंगे ये पॉपअप होने लगेंगे अपने आप। इसे लगातार हिलाते रहिए जिससे ये तली में नीचे लगे ना। ये देखिए इनका शेप कैसे चेंज हुआ है। और इनकी खुशबू आपको बता देगी कि ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ जूम करके। आप देख सकते हैं कि इनका जो साइज़ था वो चेंज हो गया। ये देखिए इस तरह से वो छलने लगते हैं अपनी जगह। ये लगभग रेडी हो गए हैं। आप चाहें तो इसे घी में थोड़ा सा घी डाल के भी रोस्ट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ इनको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। सबको ड्राई रोस्ट करके रख ले रही हूँ। इसमें थोड़े से मैं ये जो बीज हैं इनको बचा के रख लूँगी। लास्ट में चरणामृत और पंजीरी का जो प्रसाद बनता है उसमें भी डालने होते हैं। अब मैंने यहाँ पे गोला लिया है, ये नारियल गोला है सूखा। इसको तोड़कर इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको आप ग्रेट कर लीजिए, कद्दूकस कर लीजिए, या फिर इसको मिक्सी में डालकर उसको चर्न कर लीजिए। ये बीज मैंने यहाँ निकाल लिए हैं और नारियल जो है ना उसको मिक्सी में डाल के चर्न किया है, उसको ग्राइंड किया है। देखिए कितना फाइन ग्राइंड हुआ है। कई बार होता है ना कि हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं जिनको खानी है बट उनके दांत नहीं है इस लायक कि वो गरी को अच्छे से चबा पाएँ, तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है। पैन में मैंने बहुत थोड़ा सा घी लिया है क्योंकि नारियल में खुद अपना घी होता है, इसलिए आपको इसे बहुत ज़्यादा घी में तलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बस थोड़े से घी में इसको भूनने के लिए डाला है। इसको मिला लीजिए। नारियल को बहुत ज़्यादा घी की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इसका अपना सेल्फ जो घी होता है, जो ऑयल होता है इसमें, वो एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे मैंने खसखस लिया है, वो भी डाला है इसमें। ये दोनों चीज़ें साथ में ही रोस्ट हो जाएंगी क्योंकि दोनों ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इनको लगातार मिलाते हुए आप रोस्ट कीजिए क्योंकि नारियल भी बहुत जल्दी जलता है। तो ध्यान रखिएगा कि इन्हें जलाना नहीं है, सिर्फ भूनना है। और इनकी स्मेल आपको बता देगी कि ये भुन गए हैं या नहीं।
इसको लगातार ऐसे ही चलाते रहिए। देखिए कलर में चेंजेस आ रहे हैं। तो आप ऐसे इसको भून के रेडी कर लीजिए। ये भून गया है लगभग। अब हम इसको, जब ये भून जाएगा तो इसको उसी कंटेनर में डाल दीजिए जिस कंटेनर में आपने, जिस बाउल में आपने पहले बीजों को डाला था। यहाँ मैंने इसको निकाल लिया है। क्योंकि अभी ये जो तीनों चीज़ है ना वो ऐसे ही यूज़ होंगी, इसको आपको कूटने पीसने किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं। अब इन बादाम को हम डीप फ्राई करेंगे पैन में। इसी पैन में आप घी ले लें जिसमें आपने पहले भुना है बाकी चीज़ों को। मैंने यहाँ पे पैन में घी ले लिया है और इसमें अब मैं बादाम डाल रही हूँ। घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तभी डालिए आप। करछली की हेल्प से इसको आप फ्राई होने देंगे। और बादाम फ्राई होने की पहचान ये होती है कि बादाम चटकने लगता है। बादाम भी एक साइड से फट जाएगा जिससे पता चलेगा कि बादाम अंदर तक सिक गया है। ये देखिए इसको ध्यान से देखिए आप, तो आपको पता चलेगा कि ये फ्राई हो रहा है या हो गया है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि धीमे धीमे बादाम फटने शुरू हो गए हैं। इस तरह से अगर आप मेवा पाक बनाएंगे तो आपका मेवा पाक बहुत टेस्टी बनेगा और बहुत ज़्यादा घी भी नहीं यूज़ होगा। देखिए बादाम फटने लगे हैं, देख सकते हैं आप। ऐसे ये साइड से फट जाते हैं, ये देखिए। तो अब बादाम लगभग फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। फ्लेम को बहुत तेज़ नहीं रखना है इसमें, क्योंकि अगर बहुत तेज़ करेंगे तो बस जल्दी जल्दी फट जाएंगे और अंदर तक नहीं सिकेंगे। क्योंकि जब अंदर तक सिक जाते हैं तो ये बड़े क्रंची हो जाते हैं। अब इनको निकाल लीजिए। इस तरह से घी बाकी नीचे रह जाएगा और बादाम आ जाएंगे। इसको आप एक अलग थाली में निकालें, क्योंकि इसको हम क्रश करेंगे, इसलिए मैं इसको अलग थाली में निकलवा रही हूँ। ये देखिए ऐसे आप बादाम निकाल लें। अब इसी घी में हम अपनी अगली चीज़ को तलेंगे। यहाँ मैंने काजू लिए हैं।
काजू के संग मैंने वॉलनट डाला है। ये देखिए, गिरी ली है मैंने यहाँ पे अखरोट की। अब इसको भी डाल देंगे। इसको भी आप कलर चेंज होने तक भूनेंगे। लगातार चलाते रहिए। काजू का तो वैसे भी बड़ी जल्दी कलर चेंज होता है। ये देखिए, इस तरह से इन्हें लगातार चलाते हुए डीप फ्राई करेंगे। यहाँ देखिए कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। इससे ज़्यादा अगर इसको आप तलेंगे तो ये कड़वे लगने लगेंगे, तो आप इसको जल्दी से निकाल लेंगे। और उसी थाली में रखेंगे जिसमें आपने बादाम निकाले थे। मैंने यहाँ पे अखरोट, बादाम और काजू तीनों को अलग रख दिया है। यहाँ मैंने गोंद ली है। गोंद को हम गरम घी में ही डालेंगे और ये और इसको लगातार जल्दी जल्दी हिलाएंगे जिससे कि ये फटाफट फूल के तैयार हो जाए। याद रखिएगा, गोंद को अंदर तक सिकने देना है और ये बहुत देर तक कढ़ाई में नहीं होनी चाहिए, वरना ये भी जलने लगती है। ये देखिए, अंदर तक पूरी सिक के तैयार हो गई है। इस तरह से हम इसे जल्दी से कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। गोंद का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि गोंद का अगर कलर चेंज होगा तो इसका मतलब है कि वो जलने लगी है। गोंद हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है और ये जो न्यू मॉम्स होती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। इसे दिंक भी कहते हैं। कई जगह दिंक के लड्डू अवेलेबल होते हैं मार्केट में। वो उनका यही काम होता है कि वो हमारी हड्डियों के लिए अच्छे होते हैं और आफ्टर डिलीवरी ये फीमेल्स को दी भी जाती है। इसको भी उसी में निकालेंगे। और यहाँ पे मैंने लिए मखाने। मखाने में सबसे लास्ट में इसलिए फ्राई कर रही हूँ क्योंकि अब आपकी पैन में, कढ़ाई में जितना भी घी है वो सारा मखाने सोख लेंगे और अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। इस तरह से जो घी मैंने स्टार्टिंग में लिया था और एंड कर रही हूँ इससे। अब मखानों को इसमें लगातार मिलाते हुए आप भून लेंगे। इस मेवा पाक में हम मावा नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो बिना मावा के मेवा पाक कितना अच्छा बनता है ये देखेंगे आप। जब तक हमारे मखाने भुन रहे हैं, क्योंकि मखाने भुनने में थोड़ा टाइम लगता है, मैंने यहाँ कल्लड़ी में बादाम लिए हैं और ऐसे बादाम को फोड़ फोड़ के आप एक साइड रख लेंगे। ये देखिए,
इस तरह से मैं बादामों को क्रश कर रही हूँ, क्योंकि ये तल चुके हैं तो ये बड़ी आसानी से ही क्रश हो जाएंगे। इसको आप एक अलग पैन में निकाल लें। यहाँ पे मैंने सारी मेवा को एक अलग पैन में निकाल के उसको क्रश करके मिक्स कर लिया है। अब इसको आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये सारी मेवा का काजू, बादाम, अखरोट, मखाना, गिरी सबका मिक्सचर ये यहाँ पे रेडी है। आप चाहें तो इसमें किशमिश, पिस्ता आदि का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक बड़ा पैन लिया है क्योंकि हमारे पास जो मेवा है वो ज़्यादा है और उसको मिक्स करने के लिए मुझे बड़े पैन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मैं 1.5 कटोरी पानी डाल रही हूँ। मैंने 1.5 बाउल पानी डाला है और जितना पानी डालेंगे उससे दुगना आप चीनी डालेंगे, उससे दुगने से कम चीनी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि पाक बन रहा है तो पाक तो हम मीठा ही बनाते हैं ना, तो जितना पानी उसका डबल और डबल से थोड़ा सा और ज़्यादा आप चीनी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1.5 कटोरी के लिए 3 कटोरी चीनी ले रही हूँ। चीनी बड़ी जल्दी घुलती है, बट चाशनी का आपको विशेष ध्यान रखना है कि चाशनी जैसे ही रेडी हो उसमें मेवा डाल के आप बहुत जल्दी से मिक्स करके उसको थाली में फैलाएं। थाली मैंने पहले ही रेडी कर ली है, क्योंकि जिस थाली में मैंने मेवा निकाली थी उन्हीं थालियों का यूज़ मैं अपनी बर्फ़ी को जमाने के लिए, अपने पाक को जमाने के लिए करूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने थाली में उसी घी को स्प्रेड कर दिया है। एक थाली में और अलग से कर लिया क्योंकि मेवा ज़्यादा है इसलिए। तो हम ऐसे अपना मेवा पाक बनाएंगे। ये देखिए चीनी घुलना शुरू हो गई है। अब एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें यहाँ पर ऐड करूँगी इलायची पाउडर को। आप चाहें तो फ्रेश इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इलायची पाउडर है तो मैं यहाँ पे वही यूज़ कर रही हूँ। इसको इस चाशनी में ही डाल दीजिए, ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है। ये एकदम प्रॉपर मिक्स हो जाएगा फिर आपके मेवा पाक में। झाग आने शुरू हो गए। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी पे लगातार नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होता है पूरी मेवा पाक का, वो यही होता है। देखिए मेरी चाशनी एकदम रेडी है क्योंकि तार खिंच रहा है। जैसे ही तार खिंच रहा है अब मैं यहाँ पे गैस को करूँगी बंद और इसमें डालूँगी मेवा जो हमने ग्राइंड करके रखी है। अब गैस को चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गैस अगर चलती रहेगी तो चाशनी आपकी और गाढ़ी होती चली जाएगी और ये इतनी गाढ़ी हो जाएगी कि ये फिर से शुगर में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। इसको जल्दी से मिक्स करेंगे और जल्दी से हम थाली में फैलाएंगे। इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट रखेंगे, अदरवाइज़ मेवा पाक में प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। इस तरह से ये देखिए इस तरह से फैलाएंगे और मैंने यहाँ पे मेवा पाक को थाली में फैला दिया है और इसमें आप चाकू से जिस साइज़ की आपको पीस कट करनी है उसको कट कर लीजिए। आधा घंटा वेट करेंगे। आधा घंटा वेट करने के बाद ये एकदम ठंडी हो गई है। यहाँ पे मैंने चाकू से फटाफट उसी टाइम पे कट लगा दिए थे तो इसको उठाना आसान हो जाएगा। अब
इसको थोड़ा सा नीचे जो घी जम गया है उसको गरम कर लीजिए, तो आपके पीस बिना टूटे आराम से उठ जाएंगे। ये देखिए मैंने इनको गरम किया है थोड़ा सा अपनी थाली को, जिससे नीचे जो घी लगाया हुआ था वो घी मेल्ट हो जाएगा, तो ये बड़े इजीली हट जाएंगे। ये देखिए कितने इजीली आपका ये पीस उठ गया। इसी तरह से आप बाकी पीसेस को भी उठा लेंगे और ये बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा खाते टाइम आपको कि इसमें हमने खोया यूज़ नहीं किया। ये देखकर ही पता चल रहा है कि कितनी सॉफ्ट और अच्छी मेवा पाक बनी है। धीरे से चाकू से पूरा नीचे आप लगा दीजिए जिससे कि पीसेस इजीली उठ जाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सो दैट मेरा चैनल ग्रो कर सके और आप जन्माष्टमी खुशी से अच्छे से मेवा पाक के साथ मनाइए। हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। बाय बाय।